तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस फिश किंग के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैड गार्ड वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर आने के बाद वो सबसे पहले उस गार्डियन को मार डालता है जो कि असैसिन्स का कैप्टन होता है। तो उसको मारने के बाद वो कहता है कि तो फाइनली जहां पर डिमोनिक गर्ल के लोग दोबारा से रिसर्फस्ड हो गए हैं। तो गोल्डन सिल्वर असैसिन्स जो होते हैं वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि इस कमीने को मार डालो, इसने हमारे कैप्टन को मारा है। सभी लोग एक साथ मिलकर जैसे ही वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मैड गार्ड वहीं पर से अपने हाथ को घुमाता है और एक ही हाथ घुमाकर उन सभी को मार डालता है। ये देखने के बाद हमारा जो फिश किंग होता है उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन नंबर 9 और नंबर 7 जो होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या चीज है, आखिर ये है कौन, ये मॉन्स्टर कहां से निकल कर आया है। तो हमारा फिश किंग हमें बताता है कि इस मॉन्स्टर को भी यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन नहीं बनाया है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये राइटियस है, इसके अलावा इसके अंदर राइटियस जैसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नाम का ही राइटियस है, बल्कि ये तो डिमोनिक फैक्शन के लोगों से भी ज्यादा क्रूल और जालिम है। यानी कि उन्हीं की तरह ये बहुत ज्यादा क्रूर है और कुछ भी करने को, यानी कि जब भी यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों को देखता है उनको मारना शुरू कर देता है और इतनी बुरी तरह से मारता है कि देखने वाला यही समझेगा कि ये भी डिमोनिक फैक्शन का ही एक हिस्सा है। लेकिन देखा जाए तो जैसे कि अगर यहाँ पर इवल को ब्लैक कहा जाए और राइटियस को व्हाइट कहा जाए तो ये व्हाइट और ब्लैक के बीच में है, यानी कि ये ग्रे में रहना पसंद करता है, दोनों के बीचों बीच यहाँ पर रहना पसंद करता है। इसी वजह से इसे यहाँ पर मैड गार्ड कहा जाता है। तो सभी असैसिन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, हमें यहाँ पर से भागकर जाना होगा वरना ये हम सभी को भी मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते क्योंकि मैड गार्ड उन सभी को मार डालता है। दूसरी तरफ नंबर 7 और नंबर 9 जो होते हैं वो कहते हैं कि यार ये बंदा है क्या चीज। दूसरा उसे कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यार ये कौन है। जबकि हमारा फिश किंग उसके करीब पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान मत दो क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, तुमसे फाइट नहीं करने वाला बल्कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। और वो आगे बढ़कर जैसे वहां पर उसे पंच मारता है तो नंबर 9 जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कमीने कहीं के तुम यहाँ पर अगर उस मॉन्स्टर की मदद नहीं लोगे तो अकेले यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जबकि दूसरा जो होता है नंबर 7 साइड के ऊपर खड़ा कर अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था, कहता है कि हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर हम लोग यहाँ पर इससे अकेले से फाइट करें, लेकिन दूसरे वाला अगर फाइट का हिस्सा बना तो फिर हम लोग नहीं बच पाएंगे। और ये बंदा क्लोज कॉम्बैट करता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता हूँ। और जब वहां पर लॉन्ग रेंज अटैक करने के बारे में बेचारा सोच ही रहा होता है, इतनी देर में हमारा फिश किंग उसके करीब पहुंचता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। तो वो उसकी आंख फोड़ता है जिसकी वजह से उसकी आंख से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो अपनी आंख के ऊपर हाथ रख के चिल्ला रहा था और कहता है कमीने कहीं कि तुम्हें यहाँ पर हमारी कमजोरी के बारे में पता है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्लोज कॉम्बैट कर सकता हूँ बल्कि मैं लॉन्ग रेंज अटैक्स भी कर सकता हूँ। तो फिश किंग ने वहीं पर से अपनी थंडर के साथ एक थंडर बुलेट को शूट किया था जिसकी वजह से उसकी आंख निकाल दी। तो दूसरी वाला उसके पास पहुंचकर उसके ऊपर अटैक कर देता और कहता है कि तुम्हारे शायद इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें हमारी कमजोरी के बारे में पता है, इसका मतलब यह है कि हमारे बाकी साथियों को तुम्ही ने मारा होगा, क्या तुमने इसी मेथड को यूज करके उनकी आंखें निकाल कर उनको मारा था। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर तुम्हारी कमजोरी पता है, अगर मुझे तुम्हारी कमजोरी ना पता होती तभी मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर मार डालता। और इसी के साथ फिश किंग उसे घुटना मारता जिसकी वजह से पीछे की तरफ गिर जाता है। तो फिश किंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम दोनों भी मेरे हाथ से मरोगे। जबकि दूसरे वाला वहां पर ब्लाइंडेडली अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो सामने की तरफ तलवार को घुमाकर अटैक करता है और उसका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। फिश किंग और नंबर 9 जो होता है दोनों पीछे की तरफ हटते हैं। तो फिश किंग कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही अनोइंग है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसकी दोनों आंखें निकाल देनी चाहिए थी, एक आंख निकालने के बाद ये बेसर्क हो चुका है। नंबर 9 जो होता है वो नंबर 7 से कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपनी सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को एक साथ गैदर करना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे, हमारा मरना यहाँ पर तय है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मरने वाले तो कम से कम इन दोनों मॉन्स्टर्स में से एक को मार डालते हैं, कम से कम हमारे लॉर्ड्स का फायदा हो जाएगा। हम मरते वक्त अपने लॉर्ड के वफादार हैं तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक को अपने साथ लेकर मरेंगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो नंबर 9 उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। नंबर 7 दोनों वहां पर रेडी हो जाते हैं, अपनी सारी की सारी पावर को गैदर करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो एक ही फुल ऑन अटैक कर सके और एक ही अटैक के साथ हमारे फिश किंग को मार सकें। दोनों अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, दोनों अपनी एनर्जी को मतलब गैदर कर रहे होते हैं ताकि एक साथ एनर्जी को रिलीज करे। तो हमारा फिश किंग जो होता है वो समझ जाता है कि इनकी एनर्जी तो पहले से काफी हद तक बढ़ चुकी है और ये लोग एक टाइम बॉम्ब की तरह अपनी इस एनर्जी को रिलीज करेंगे तो मैं भी यहाँ पर इससे बच नहीं पाऊंगा और मुझे लगता है कि मैं दोनों की आंखें एक साथ निकाल भी नहीं सकता, तो फिर मुझे कुछ और करना होगा। तो फिश किंग वहां पर अपनी ठंडर पावर को रिलीज करने लगा और अपनी ठंडर के साथ उनको ब्लॉक करने लगा। जबकि मैड गार्ड उसे मशवरा देते हुए कहता है लड़के तुम यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ उनकी आंखें ही उनकी कमजोरी है? अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ उनकी आंखें फोड़कर तुम इनको मार सकते हो तो तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। तो क्या तुम यहाँ पर उन्हें जलाकर नहीं मार सकते? तुम्हारे पास ठंडर की पावर है, ठंडर की पावर इतनी खतरनाक होती है कि वो किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है। तो यहाँ पर इनकी ब्लेड इंपरवियसनेस को भी ये ठंडर जला सकती है, बस तुम्हें अपने पर यकीन होना चाहिए। अब आगे बढ़ो।
तो वहाँ फिश किंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, वो दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फिश किंग उन दोनों के ब्लेड्स को पकड़ लेता है और वो दोनों पूरा जोर लगा देते हैं और अपनी एनर्जी के साथ फिश किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिश किंग के ऊपर दबाव तो पड़ रहा होता है, लेकिन वो अपनी थंडर पावर्स को रिलीज करके उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। और मैड गार्ड उसे कहता है कि लड़के, तुम्हें अपनी लाइटनिंग को टेम्पर करने की जरूरत है, तुम्हें बस यहाँ पर अपना फुल देना है, तुम्हें बस यहाँ पर यह सोचना है कि जो तुम्हारे अंदर डर है वो खत्म होना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि तुम अपनी थंडर को ठीक तरह से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो? अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम्हें मरने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर तुम अपनी थंडर की वजह से जल रहे हुए तो मैं बीच में आ जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा, इसलिए यहाँ पर अपना फुल पावर लगा दो, अपना पूरा जोर लगा दो नीचे से ऊपर तक और अपनी थंडर को रिलीज करो। नीचे से ऊपर तक इनको जलाकर राख कर दो, यानी कि इनकी हड्डियों का चूरा बन जाना चाहिए। तो फिश किंग वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और इसी के साथ ही वहां पर थंडर रिलीज होती है। इतनी पावरफुल थंडर रिलीज होती है कि उनका ब्लेड टूटना शुरू हो जाता है, साथ उनकी ब्लेड इम्पर्वियसनेस भी टूटना शुरू हो जाती है, उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वहां फिश किंग जो होता है वहां पर जब अपनी फुल पावर को रिलीज करता है, एक जोरदार चीख के साथ ही ब्रेक थ्रू कर लेता है और अपनी थंडर पावर की 10th फेज लाइटनिंग को एक्टिवेट कर लेता है। 10th फेज लाइटनिंग के साथ पहले जहां पर उसके आधे बाल सफेद होते थे, अब जहां पर उसके पूरे बाल सफेद हो चुके हैं और साथ ही वहां पर उसके सामने दोनों नंबर 7 और नंबर 9 जो होते हैं उनकी बॉडीज शैटर हो जाती है, उनकी बॉडीज टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो लोग वहीं पर मरकर खाक हो जाते हैं। और उनके मरने के बाद हमारा थंडर किंग जो होता है वहां पर सामने खड़ा होता है। दूसरी तरफ से हमारा जो मैड गार्ड होता है वो अपनी एनर्जी के साथ उसको बचा रहा होता है और उसको यहाँ पर सेफली ब्रेक थ्रू करवा रहा होता है। तो फिश किंग जो होता है उसकी पूरी बॉडी वहां पर व्हाइट कलर में उसके बाल चमक रहे होते हैं और उसकी बॉडी पूरी तरह से रिप्लेनिश हो चुकी है और उसके जख्म भी हील हो चुके हैं। तो हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर नीचे उतरता है, नीचे उतरने के बाद कहता है कि मैंने वाकई में यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो मैड गार्ड उसके पास आता है और उसे कहता है कि पहले बैठकर यहाँ पर मेडिटेट करो, तुम थंडर के साथ अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हो, तुमने जितनी एनर्जी को रिलीज किया उतनी एनर्जी को रिकवर करो। तो हमारा फिश किंग वहीं पर बैठकर फिर से ब्रेक थ्रू करने के लिए यानी अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए बैठ जाता है और मेडिटेट करता है, जबकि मैड गार्ड वहीं पर उसके पास खड़े रहते हैं। तो हमारा फिश किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने ये कर लिया। तो मैड गार्ड उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर किसी को जानता था जो पंचेस मारता था और थंडर को यूज करता था, वो मेरा जूनियर था, क्या तुम फिश किंग के डिसाइपल हो? तो हमारा फिश किंग कहता है कि हाँ मैं उसी का डिसाइपल हूँ। तो वो उसे कहता है कि फिश किंग कहाँ पर है, मुझे लगता है कि तुम उससे ज्यादा बेहतर हो, मुझे लगता है कि वो ऊपर कहीं आसमान के ऊपर होगा, वहां पर देखो जहां पर मेरी फैमिली है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे ऊपर आसमान में है और मुझे लगता है कि फिश किंग भी वहीं पर उनके पास जो एक तारा चमक रहा है। तो वहां फिश किंग उसे कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि वो फिश किंग है, मुझे लगता है कि वो जहां पर भी होगा अभी भी फाइट कर रहा होगा, संघर्ष कर रहा होगा अपने आप को साबित करने के लिए। तो मैड गार्ड उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हें लगता है कि वो किसी जगह के ऊपर जिंदा और फाइट कर रहा है तो फिर एक ना एक दिन मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा, लड़के तुम अपना नाम बताओ। तुम्हारा फिश किंग उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ली जिनियन है। तो मास्टर मैड गार्ड उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम ली जिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से फिश किंग यहाँ पर रीबॉर्न हो चुका है, मुझे लगता है कि अब से ये टाइटल तुम्हारा होने वाला है फिश किंग, और मुझे लगता है कि ये टाइटल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा भारी भी होगा क्योंकि इस टाइटल का वजन उठाना इतना भी आसान नहीं है। फिश किंग ने कभी यहाँ पर इस टाइटल को उठाया था और आज के बाद से तुम यहाँ पर नए फिश किंग हो, बल्कि तुम यहाँ पर उससे भी आगे निकल सकते हो, तुम अपनी इस थंडर लाइटनिंग के साथ अपने आप को थंडर एम्परर भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 82 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मैड गार्ड क्या इसको यहाँ पर मास्टर की तरह टीचिंग्स देंगे या नहीं।